हेलो एवरीवन, आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जिसमें होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ टाइम और आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस के बारे में जानेंगे। तो इसमें कंजर्वेशन लॉज हैं और सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है। मतलब सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई ट्रांसलेशन करते हैं, टाइम ट्रांसलेशन, स्पेस ट्रांसलेशन या डायरेक्शन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब उसको चेंज करते हैं। तो कुछ सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि बदलती नहीं है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो उसमें कुछ कंजर्वेशन ला होंगे जो चेंज नहीं होंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि कंजर्व रहेगी, तो उसी से हम कंजर्वेशन ऑफ ला बनाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव करते हैं। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का मतलब ये होता है कि अंडर स्पेस ट्रांसलेशन फिजिक्स डज नॉट चेंज। किसी प्रकार के स्पेस ट्रांसलेशन में फिजिक्स के नियम चेंज नहीं होते हैं। जैसे अगर हमारी पृथ्वी पर कोई नियम है फिजिक्स का, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो हम किसी दूसरी गैलेक्सी पे जाके ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं। फिजिक्स के लॉ स्पेस ट्रांसलेशन होने से चेंज नहीं होते हैं। तो ये है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। तो पहला टॉपिक है हमारा होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, ठीक है ना। तो इसमें हम हैमिल्टोनियन के बारे में सबसे पहले लेंगे। तो एक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं इस तरह से। ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स, ये वाई है, ये माइनस वाई, ये ओरिजिन है। इससे आर आई डिस्टेंस पर ए पॉइंट है और एक पॉइंट बी है, उसकी डिस्टेंस है आर आई प्लस एप्सिलॉन। क्या है कि हमने ए पॉइंट पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिया है, पार्टिकल्स का कोई ऐसा निकाय लिया है, वो ए पॉइंट पर स्थित है, उसका पोजीशन वेक्टर आर आई है। उसको हम विस्थापित करते हैं और बी पॉइंट पे लाते हैं, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है आर आई प्लस एप्सिलॉन। तो इसमें जो ए बी है, डिस्प्लेसमेंट टी आर आई, वो क्या हो जाएगा, आर आई प्लस एप्सिलॉन माइनस आर आई इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट होगा ए और बी के बीच में। अब यदि हम इस यहाँ एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर आई होंगे, क्योंकि ये सिस्टम पूरा आर आई पर डिपेंड कर रहा है। और जो हैमिल्टोनियन है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं एच क्यू के, तो वो हो जाएगा एच आर आई। अब यदि हम डी एच निकालें, टोटल डेरिवेटिव निकालें हैमिल्टोनियन का, तो कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू के डी क्यू के आएगा। तो क्यू के की जगह अगर हम आर आई लिखेंगे तो कर्ली एच अपॉन कर्ली आर आई डी आर आई आ जाएगा। और डी आर आई की जगह हम जैसे इसको नंबर डाल दें, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से डी एच को लिख सकते हैं कर्ली एच अपॉन कर्ली आर आई एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब हम कंसीडर करेंगे जनरलाइज मोमेंटम को। जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है, पी के डॉट, मतलब हैमिल्टोनियन इक्वेशन होती है ना जो पी के डॉट में, उसमें होता है माइनस कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू के। तो क्यू के की जगह हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, आर आई, डेल कर्ली एच अपॉन कर्ली आर आई। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। अब होमोजेनिटी ऑफ
स्पेस है, मतलब स्पेस की समरूपता है, एक रूपता है, तो जो हैमिल्टोनियन है वो कांस्टेंट होगा। तो डी एच बराबर जीरो, हैमिल्टोनियन कांस्टेंट होगा तो डी एच जीरो हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एच बराबर कांस्टेंट तो डी एच बराबर जीरो। ये इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 और 3 से इक्वेशन 5 और 3 से हम लिखेंगे कर्ली एच अपॉन कर्ली आर आई एप्सिलॉन बराबर जीरो। अब इसमें ये जो एप्सिलॉन होगा ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो कर्ली एच अपॉन कर्ली आर आई बराबर जीरो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ली एच अपॉन कर्ली आर आई को पी के डॉट, माइनस में आएगा, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, बराबर जीरो में पी के डॉट जीरो। पी के डॉट का मतलब डी पी के अपॉन डी टी बराबर जीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं कि टाइम रेस्पेक्ट में पी के में चेंज जीरो है, तो हम लिख सकते हैं पी के बराबर कॉन्स्टेंट। तो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस में जो लीनियर मोमेंटम होता है ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। ये हमारा हुआ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का एक टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं होमोजेनिटी ऑफ टाइम, जिसमें हम सिद्ध करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि होमोजेनिटी ऑफ टाइम क्या होता है। होमोजेनिटी ऑफ टाइम में जैसे अंडर टाइम ट्रांसलेशन फिजिक्स डज नॉट चेंज, मतलब अगर टाइम का हम चेंज करते हैं तो फिजिक्स चेंज नहीं होती है। जैसे आज की तारीख में अगर मैक्सवेल इक्वेशन वैलिड है तो कल हम देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन वैलिड रहेगी। कल ऐसा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि मैक्सवेल इक्वेशन वैलिड ना रहे। या ऐसे कह सकते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन जिन चीज़ों में अभी लग रही है उन चीज़ों में उन एप्लीकेशंस में मैक्सवेल इक्वेशन काम आती रहेगी हमेशा के लिए। तो फिजिक्स लॉ चेंज नहीं होते हैं अंडर टाइम ट्रांसलेशन। ठीक है ना, तो ये होमोजेनिटी ऑफ टाइम है। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करते हैं। अब जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो किस पे डिपेंड करता है, किसका फंक्शन होता है, जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टाइम का। तो हम एच को लिख सकते हैं एच क्यू के पी के टी। तो टोटल टाइम डेरिवेटिव लिख सकते हैं कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू के डॉट प्लस कर्ली एच अपॉन कर्ली पी के डॉट प्लस कर्ली एच अपॉन कर्ली टी। अब इसमें डी टी अपॉन डी टी आएगा जो 1 हो जाएगा। अब हमारे पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या है, पी के डॉट बराबर माइनस कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू के डॉट बराबर कर्ली एच अपॉन कर्ली पी के कर्ली एच अपॉन कर्ली टी इक्वल टू माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली टी। ये हमारे पास में हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसमें क्यू के डॉट का वैल्यू क्या है ये, और पी के डॉट का ये, और कर्ली एच अपॉन कर्ली टी का ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू के डॉट की जगह क्या आएगा, कर्ली एच अपॉन कर्ली पी के प्लस कर्ली एच अपॉन कर्ली पी के डॉट की जगह क्या आएगा, माइनस का कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू के माइनस का कर्ली एल अपॉन कर्ली टी। ये पद आपस में समान है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो
डी एच अपॉन डी टी आ जाएगा माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली टी। और जो हमारा लाग्रांजियन फंक्शन है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। तो कर्ली एल अपॉन कर्ली टी इक्वल टू 0। तो डी एच अपॉन डी टी बराबर 0। तो हमारे पास में एच आ जाएगा कांस्टेंट। ये एक हमारे पास में इक्वेशन आएगा। अब हम प्रूव करेंगे कि एच क्या है। हमें क्या सिद्ध करना है, हम चल रहे हैं होमोजेनिटी ऑफ टाइम में, इसमें हमें एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव करना है। अब हम आगे लेंगे हैमिल्टोनियन एंड लाग्रांजियन रिलेशन। H इक्वल टू पी के क्यू के डॉट माइनस एल, और पी के बराबर क्या होता है, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट। ये मान हम इसमें रख देंगे। H बराबर क्यू के डॉट, ये इधर आ गया, पी के डॉट की जगह पी के की जगह लिख दो कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस एल। क्यू के डॉट कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, इस एल की जगह लिख सकते हैं पी माइनस वी माइनस एल। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी वी है वो क्यू के डॉट पर डिपेंड नहीं करती है, तो कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट 0 हो जाएगा। तो कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट आएगा। ये हमने पहले भी कर रखा है, क्यू के डॉट कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस एल। टी की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 एम क्यू के डॉट स्क्वायर। ये मान हम इसमें रख देंगे। एच इक्वल टू क्यू के डॉट कर्ली 1/2 एम क्यू के डॉट स्क्वायर अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस एल। एच बराबर क्यू के डॉट 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2/2 एम क्यू के डॉट अपॉन कुछ नहीं आएगा, अवकलन हो गया बस, माइनस एल। तो ये हो जाएगा एम क्यू के डॉट का स्क्वायर माइनस एल। यहाँ से एम क्यू के डॉट का स्क्वायर मान के आ जाएगा 2t माइनस एल, और एल की जगह लिख सकते हैं t माइनस वी, तो t प्लस वी हो जाएगा, t से t कैंसिल, तो h बराबर हो जाएगा t प्लस वी टोटल एनर्जी। तो h कांस्टेंट है और h का मान हमारे पास टोटल एनर्जी आ गया। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कंजर्व्ड है इन होमोजेनिटी ऑफ टाइम। अब हम तीसरा टॉपिक लेते हैं, होमोजेनिटी ऑफ नहीं आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस मतलब आप स्पेस में किसी पॉइंट पर हो, विशेष पॉइंट पर, तो उस विशेष पॉइंट किसी के संदर्भ में हमें उसकी पोजीशन पता ना हो। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है समदेशिक स्पेस, सभी तरफ से समान दिशा में हो वो स्पेस, सभी के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब है हम स्पेस में ऐसी जगह हों कि वहाँ कोई रेफरेंस लेवल हो ही ना। हम स्पेस में कहीं होंगे तो हम हमारी पोजीशन कैसे देखेंगे, अर्थ के सापेक्ष, ठीक है ना। परंतु हम स्पेस में कहीं ऐसे जगह हैं जहाँ हमारे कोई रेफरेंस लेवल है ही नहीं, तो हम हमारी जो पोजीशन होगी वो आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस होगी, मतलब हम सभी दिशाओं से समदेशिक होंगे। ये होती है आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। इसमें क्या होता है, जैसे कूलम का नियम है। अब अर्थ पर हम कूलम का लास्ट काम में लेते हैं, दो आवेश होते हैं, उनके बीच की दूरी होती है और के का मान होता है, ठीक है ना। तो वो जो कूलम का फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है अर्थ पर। परंतु हम फ्री स्पेस में जाएंगे जहाँ कोई रेफरेंस लेवल नहीं है, फ्री स्पेस एम्प्टी स्पेस है, वहाँ पर वो जो कूलम का नियम होगा वो दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन के समान ही होगा, उसकी कोई ज़्यादा महत्ता नहीं होगी। तो ये अंतर पड़ जाता है। तो ये आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस हम पढ़ेंगे। इसमें हम सिद्ध करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है।
टाइम को कंटेन नहीं रख टाइम को नहीं रख पा टाइम पर एक्सप्लिसिट रूप से निर्भर नहीं होता है, तो एच जो होगा इसमें आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस में क्यूके पीके होगा। तो हम डी एच अपॉन डी टी निकालेंगे, तो कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यूके ऐसे लिख सकते हैं। टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे एच का, तो इसको लिख सकते हैं डेल क्यू के, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू के, ठीक है ना, प्लस कर्ली एच अपॉन कर्ली पी के डी पी के। अब हमारे पास में हैमिल्टनियन इक्वेशन है, मैं ले लेता हूँ पी के डॉट माइनस कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू के, एक तो ये है, एक है क्यू के डॉट इक्वल टू कर्ली एच अपॉन कर्ली पी के। फिर डी एच हमारा क्या हो जाएगा, कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू के माइनस का पी के डॉट डी क्यू के प्लस क्यू के डॉट डी पी के। क्यू के क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है, और हमारे पास में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो है डी आर आई, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये क्यू के डॉट लिख रखा है, इसलिए इसको चेंज भी करेंगे। और अब ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है डी आर आई डी पी के, इनको ट्रांसफर करेंगे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो हम इसको डी एच को इस प्रकार से मॉडिफाई कर देंगे, माइनस पी के डॉट डी फाई क्रॉस आर आई प्लस क्यू के डॉट डी फाई क्रॉस पी आई। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा है हमने, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पी के डॉट में डी अपॉन डी टी आ रहा है, क्यू के डॉट में डी अपॉन डी टी आ रहा है, उसको बाहर निकाल लेंगे। डी एच बराबर डी अपॉन डी टी, तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस पी के डी फाई क्रॉस आर आई प्लस क्यू के डी फाई क्रॉस पी आई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं ए डॉट लगा दो, ए डॉट बी क्रॉस सी, या जो भी जो इक्वेशन बनती है आप जानते होंगे, मैंने बताया कई बार। तो इसमें देखो, अगर हम डी फाई को ए माने और इसको बी और इसको सी, तो बी पहले बाहर आया, प्लस का पद पहले आएगा, फिर सी बाहर आया, माइनस में आता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे, मैं इक्वेशन लिख ही देता हूं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये इक्वेशन होती है ना। तो बी को बाहर निकालते हैं पहले, फिर ए क्रॉस सी माइनस, फिर सी को बाहर निकालते हैं, ए क्रॉस बी। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करो, तो ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ, हमें ये लिखना है। तो हम डी एच को क्या लिखेंगे, डी फाई डॉट क्यू के लिखा हुआ है ना, क्यू के को हम यहाँ चेंज कर देंगे, चलो लिख दो क्यू के, फिर बाद में चेंज कर देंगे, क्यू के क्रॉस पी आई, ठीक है। अब इसको वापिस इसके हिसाब से चेंज करके देख लो, क्यू के बाहर आएगा, क्यू के डॉट डी फाई क्रॉस पी आई, क्यू के डॉट डी आई क्रॉस पी आई माइनस फिर पी आई डॉट डी फाई क्रॉस पी आई। तो हम अब
क्योंकि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो बराबर है आर आई के, ये हम जानते हैं। तो हमारा जो डी एच हो जाएगा डी फाई डॉट आर आई क्रॉस पी आई, एक हम भूल गए डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी भी आएगा। तो डी फाई तो बाहर आ जाएगा, डी एच डी फाई डी अपॉन डी टी आर आई क्रॉस पी आई। आर आई क्रॉस पी आई क्या होता है? आर क्रॉस पी होता है ना, वो होता है एंगुलर मोमेंटम। तो हम इसको लिख सकते हैं डी फाई डी एल आई अपॉन डी टी। अब यहां पर क्या है? आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। इन आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस तो उसमें क्या होता है? हैमिल्टोनियन कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो जो डी एच हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो इससे हमें मिलेगा डी फाई डी एल आई अपॉन डी टी बराबर जीरो। ठीक है ना? तो डी फाई तो जीरो होगा नहीं, तो हमारा डी एल आई अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा। डी एल आई अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा। तो इससे मिलेगा एल आई कॉन्स्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है इन आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, समदेशिक स्पेस में। ठीक है ना? तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर फर्स्ट पेपर क्लासिकल मैकेनिक्स का। इसको देखें, आपके एक एक बात समझ में आई हो जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।